नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। मेष लग्न में द्वितीय भाव में स्थित सूर्य का फलादेश। जब भी मेष लग्न हो इट मीन्स कि पहले भाव में 1 नंबर लिखा हो, प्रथम भाव में 1 नंबर हो तो इट मीन्स कि आपकी मेष लग्न है। उसके सेकंड हाउस इट मीन्स इस भाव में सूर्य स्थित हो। 2 नंबर के अंक पर यदि सूर्य स्थित होगा तो उसका क्या फलादेश होगा, आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी मेष लग्न होगी तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है। सूर्य सिंह राशि पर आधिपत्य रखता है। इट मीन्स कि सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। तो जो भी हम इस समय एनालिसिस करेंगे कुंडली का, जो भी हम फलादेश करेंगे, उसमें पंचम भाव को कंसीडर करते हुए फलादेश किया जाएगा। ये देखिए, जब आप कुंडली देखते हैं ना, तो ये कुंडली देखने का एक तरीका भी होता है। जब भी आप सूर्य के बारे में विचार कर रहे होंगे तो आपको ये देखना होगा कि सूर्य की राशि, सूर्य केवल सिंह राशि पर आधिपत्य रखता है, तो सिंह राशि कौन से भाव में स्थित है। इस कुंडली में सूर्य पंचम भाव में सिंह राशि स्थित है, सूर्य की राशि स्थित है। तो जो भी कंटेंट्स होंगे, जो भी फलादेश होंगे, वो पंचम भाव के कंटेंट्स को कंसीडर करते हुए हम फलादेश करेंगे। पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित है। इट मीन्स कि यदि यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो ये अपने से दशम भाव पर स्थित है। ये एक शुभ स्थिति होती है। किसी भी राशि का स्वामी अपने से दशम भाव में यदि बैठता है तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे सूर्य अपनी शत्रु राशि पर स्थित है। जब हमने सूर्य की बात करी थी तो हमने आपको डिटेल से बताया था कि सूर्य के मित्र होते हैं चंद्रमा, मंगल और गुरु। सूर्य के शत्रु होते हैं शुक्र और शनि। सूर्य के समग्रह होते हैं बुध। तो इस प्रकार से इसमें 3 पार्ट में विभाजन किया गया है। वृष राशि आधिपत्य होता है वृष राशि पर शुक्र का। तो शुक्र क्योंकि सूर्य का शत्रु है, इसलिए सूर्य अपनी शत्रु राशि में स्थित है। जब भी कोई ग्रह अपनी शत्रु राशि में स्थित होता है तो वो अच्छा रिजल्ट्स नहीं देता, क्योंकि वो अपने शत्रु के भाव में है। वो सहज महसूस नहीं करता, वो कंफर्ट फील नहीं करता यहाँ पर। तो पंचम भाव का जितने भी कंटेंट्स है, जैसे संतान पक्ष है, जैसे विद्या अध्ययन के बारे में बात की जाती है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की बात होती है, डेजिग्नेशन की बात होती है, पोजीशन की बात होती है, सामाजिक स्तर की बात होती है, उससे संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वो अपनी शत्रु राशि में स्थित है। कोई भी ग्रह अपने शत्रु के भाव में सहज महसूस नहीं करेगा। तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य जब अपनी शत्रु राशि में स्थित होता है द्वितीय भाव में, तो ये एक नेगेटिव पोजीशन होती है। इस पोजीशन में विद्या से संबंधित रुकावटें आएंगी, संतान पक्ष से संतुष्टि फील नहीं होगी, संतान पक्ष से चिंता लगी रहेगी। पोजीशन जितना काम करेंगे उससे रिजल्ट्स कम मिलेंगे। ऐसे व्यक्तियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब वो काम करते हैं तो उसका लाभ या उसका क्रेडिट दूसरे लोग ले जाते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें आपके बॉस उसका क्रेडिट ले जाएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पीड़ित हो रहा है। यहाँ पर ये भाव तो फिक्स है, सेकंड भाव यहाँ पर फिक्स है। सेकंड भाव में क्योंकि सूर्य आया है तो इन्वाइटेड कौन है? सूर्य। ये तो सेकंड हाउस में वृष राशि जो है ये तो इसका अपना घर है। तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य आगंतुक है इसलिए पीड़ित होगा सूर्य। पीड़ित कौन करेगा? सेकंड हाउस और वृष राशि इसको पीड़ित करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट्स होंगे सूर्य से रिलेटेड या पंचम भाव से रिलेटेड, यहाँ पे सूर्य पीड़ित हो गया। तो सूर्य पीड़ित हो गया का मीन्स कि सूर्य से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं वो पीड़ित हो गए। सूर्य जिन भावों का स्वामी है, जैसे इसमें इस वाले भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, तो पंचम भाव से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स हो गए वो पीड़ित हो गए। विद्या अध्ययन में कठिनाई आएंगी, संतान पक्ष से चिंता लगी रहेगी, पद प्रतिष्ठा सम्मान की हानि होगी। देखिए, अब सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य के कंटेंट्स क्या हैं? सूर्य के बारे में भी हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी। सूर्य आत्मा का कारक होता है, पीड़ित है, तो इसका मतलब आत्मबल जो होता है व्यक्ति का कमज़ोर होता है, उसकी विल पावर कमज़ोर होती है।
शक्ति, बल और प्रभाव का कारक है, प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होता। धैर्य का कारक है, धैर्य की कमी होती है ऐसे व्यक्तियों में। राजा का आश्रय प्राप्त करता है, अगर सूर्य स्ट्रांग होता है तो इट मीन्स कि राजा का आश्रय प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉस होते हैं, जो उच्च पद पे आसीन इनके लोग होते हैं, वो उनसे ये कंफर्ट फील नहीं करता है, वो इसके अपोज में रहते हैं, इसको परेशान करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे सूर्य पिता का कारक होता है, तो पिता या तो स्वास्थ्य खराब रहेगा या फिर पिता से इनका संपर्क या इनका जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। सूर्य ज्ञान का भी कारक है, तो नॉलेज में कमी आएगी। जब हमने लघु पाराशरी पढ़ी थी तो हमने बात करी थी कि सेकंड हाउस मार्केश होता है, तो मार्केश में सूर्य का बैठना, तो इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य से संबंधित रोगों की वृद्धि होगी। सूर्य से संबंधित रोग हो गए, हड्डियों से संबंधित हो गया, आँखों की रोशनी से संबंधित हो गया, सिर से संबंधित हो गया, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी से संबंधित हो गया, तो ये प्रबलता रहेगी। जब हमने बात करी थी सूर्य प्रथम भाव में, तो हमने माइग्रेन की भी बात करी थी, लेकिन यहाँ पे माइग्रेन नहीं देगा ये, क्योंकि ये सेकंड हाउस में स्थित है। सेकंड हाउस होता है आँखों का, आँखों की रोशनी, स्पेशली आई साइड। और ये भी जब पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष की दाहिनी आँख और महिला की बाईं आँख में स्पेशली नज़र कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे पीड़ित हो रहा है। अब थोड़ा सा और आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूर्य की दृष्टि की। यहाँ से सेकंड हाउस से 7वीं दृष्टि होती है सूर्य की, एकमात्र 7वीं दृष्टि। तो यहाँ से सीधे ये अष्टम भाव को देख रहा है। अष्टम भाव होता है मृत्यु का, आकस्मिक धन लाभ कराने का, आकस्मिक घटनाएं, अचानक होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो अष्टम भाव देता है। गुप्त ज्ञान का कारक होता है, सूर्य ज्ञान का कारक होता है, ये गुप्त स्थान होता है, तो गुप्त ज्ञान से संबंधित व्यक्ति को लाभ प्राप्त होंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो अष्टम राशि है या कह सकते हैं वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल सूर्य का मित्र है। तो यहाँ से ये भले ही पीड़ित है, कमज़ोर है, लेकिन ये अपने मित्र के भाव को देख रहा है, तो मित्र के भाव में वृद्धि करने का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ सेकंड हाउस से संबंधित कंटेंट्स को कम करेगा। सूर्य भी ये काम करेगा क्योंकि वो अपने शत्रु के भाव में है। न केवल सेकंड हाउस सूर्य को परेशान करेगा, बल्कि सूर्य भी सेकंड हाउस को परेशान करने का कार्य करेगा। अब यहाँ पे धन की सेविंग नहीं होने देगा, क्योंकि संचय का भाव होता है, ये धन की सेविंग नहीं होने देगा। कुटुंब का भाव है, कुटुंब से या परिवार से इसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, परिवार का विरोध का सामना करना पड़ेगा, फिर परिवार का विरोधी भी होगा ये व्यक्ति। इसकी 8th हाउस पे दृष्टि है, तो आकस्मिक लाभ होंगे, या तो पैसा होगा नहीं है, जब होगा तो खूब अच्छा होगा। इट मीन्स की स्टेबिलिटी नहीं होती, धन से संबंधित स्थिरता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस जो वृष राशि है वो स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि होती है। ये सामाजिक स्तर को बताती है। मूल संज्ञक, जब हमने मूल संज्ञक की बात करी थी, जब हमने बात करी थी ग्रहों के सिद्धांतों की, तो उसमें हमने बात करी थी वृष राशि मूल संज्ञक होती है। मूल संज्ञक कौन सी राशि होती है? जो आपके सामाजिक स्तर को बताती है। तो सामाजिक स्तर में भी हानि हो रही है, तो इट मीन्स कि सामाजिक स्तर भी बहुत अच्छा प्रतीत नहीं होता ऐसे व्यक्तियों का जिनके सेकंड हाउस में सूर्य बैठा होता है, सूर्य स्थित होता है। लेकिन हाँ, गुप्त अष्टम भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स है उसमें लाभ प्राप्त होगा, व्यक्ति की आयु अच्छी होगी, दीर्घ आयु प्राप्त करेगा। यहाँ पे जैसे हमने बात करी थी पंचम भाव की, तो पंचम भाव की के सापेक्ष अगर बात करी जाए सूर्य को, तो एक पॉजिटिविटी है। एक पॉजिटिविटी ये है कि यहाँ से अगर गिना जाए तो ये 10वें स्थान पर जाता है। यहाँ से अगर गिनेंगे तो 10वें स्थान पर जाता है। तो हमने ये बात करी थी कि 10वां स्थान केंद्र स्थान भी होता है, 10वां भाव प्रदर्शन का भाव भी होता है, फेम का भाव भी होता है, प्रोफेशन का भाव भी होता है। तो इससे संबंधित प्रोफेशन तो अच्छा देगा, ये प्रोफेशन तो अच्छा दे जाएगा पंचम भाव के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पे पूर्ण लाभ नहीं कराएगा, व्यक्ति को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो सूर्य कारक होता है प्रथम भाव का, दशम भाव का और 9th हाउस का, नवम भाव का।
नवम भाव से जब इसकी प्लेसमेंट देखते हैं तो ये छठे भाव पर आता है, रोग स्थान पर आता है, शत्रु स्थान पर आता है। इट मीन्स कि भाग्य भाव के सापेक्ष भी इसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अगर इस भाव के कारक की बात करें तो व्यक्ति का भाग्य भी साथ नहीं देता। व्यक्ति को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, प्रयास बहुत करना पड़ता है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है, तब जाके उसको प्राप्ति होती है। लेकिन दशम भाव के सापेक्ष जैसे हमने पंचम की बात करी थी, इसी प्रकार से अगर दशम की हम बात करें, क्योंकि दशम भाव का भी कारक है और पंचम भाव का स्वामी है, तो दशम भाव के सापेक्ष ये पंचम स्थान पर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया प्रोफेशनली इसका पद बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से लग्न भाव के सापेक्ष अपने से दूसरा, अपने से संचय के भाव में, अपने से दूसरे के भाव में है। एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है कोई भी ग्रह जब अपने एक स्टेप आगे पहुंच जाता है। एक स्टेप अगर पीछे जाता है तो ये नेगेटिव साइन होता है, ये नेगेटिविटी देता है, लेकिन एक स्टेप अगर आगे आ जाता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो लग्न के सापेक्ष ये पॉजिटिव होगा। ओवरऑल ऐसे लोग मेहनती बहुत हैं, लेकिन इनको प्राप्ति उतनी नहीं होती। संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में प्रयास करना पड़ता है, तब प्राप्ति होती है। दूसरी चीज़, अब अगर बात करें इसके सॉल्यूशन क्या है, अगर सेकंड हाउस में वृष राशि का सूर्य अगर स्थित होता है तो क्या सॉल्यूशन है। देखिए, पंचम भाव का स्वामी बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। पंचम भाव पोजीशन देता है, सामाजिक स्तर को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस भाव का स्वामी होने के कारण सूर्य का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये पॉजिटिव नहीं है तो व्यक्ति को, जैसे हमने शुरू से हर बात ये कहते आए हैं, हर बार एक ही बात कहते आए हैं कि सूर्य सफलता का पर्याय है, सफलता का पर्यायवाची है। सूर्य इजगल टू जीवन में सफलता। अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो इट मीन्स कि कुछ भी अच्छा नहीं है। सूर्य से ही सब कुछ है, किसी की भी कुंडली हो तो सूर्य का अच्छा होना बड़ा आवश्यक है। यहाँ पर एक उपाय किया जा सकता है। देखिए, एक तो क्योंकि सूर्य कमज़ोर हो रहा है यहाँ पर आप एक तो सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं। पहली बात, रत्न से मतलब माणिक, सूर्य का रत्न होता है माणिक, लेकिन इसको आपको उंगली में नहीं पहनना है, इसको आपको पहनना है गले में। जब भी कोई रत्न या हम यंत्र गले में पहनते हैं तो उसकी शिफ्टिंग हो जाती है लग्न में। देखिए, ये रावण संहिता का नियम है। जब हम रावण संहिता की बात करते हैं तो रावण संहिता में ग्रहों को शिफ्ट करने का तरीके बताए गए हैं, कौन से भाव में कैसे शिफ्ट होगा। तो वो हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे हर एपिसोड में अलग अलग, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। लेकिन पंचम भाव का स्वामी होने के कारण इसकी प्लेसमेंट अगर लग्न में हो जाए तो ये उच्च की स्थिति में आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दे सकता है, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम दे सकता है, सिरदर्द की प्रॉब्लम दे सकता है। ये अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं, इसको जो आप झेल सकते हैं इन शर्तों पर, तो आपका सूर्य पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क करने लगेगा। या फिर आप सूर्य यंत्र भी धारण कर सकते हैं गले में। लेकिन दोनों ही रत्नों को, चाहे आप माणिक धारण करें या फिर आप सूर्य यंत्र को धारण करें, आपको उसका शुद्धिकरण जरूर करा लेना चाहिए। किसी पंडित से संपर्क करके उसका शुद्धिकरण होगा, उसमें मंत्रोजाप होगा, मंत्रोच्चारण होगा, तब वो पावरफुल होता है, तब आपको रिजल्ट देने में सक्षम होता है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि अगर आप माणिक या यंत्र पहनने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि स्थिति की बात हम ये कह रहे हैं, सूर्य सेकंड हाउस का मतलब है कि सेविंग तो नहीं हो पाएगी व्यक्ति की, जो आएगा सो जाएगा, सेविंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उपाय भी इस दृष्टि से ही बताने होते हैं जब हम कुंडली देख रहे होते हैं कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो एक एस्ट्रोलॉजर का ये धर्म है, ये एक एस्ट्रोलॉजर की ये जिम्मेदारी भी है कि अगर आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के कुंडली में पैसे का अभाव है तो उसको महंगे उपाय न बताए जाएं। इसका एक और भी उपाय हो सकता है, एक बड़ा पॉजिटिव उपाय हो सकता है कि अगर महिला है तो उसके उल्टे हाथ की कलाई में, और पुरुष है तो उसके सीधे हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा पहना दिया जाए। समझ रहे हैं? ये उल्टा हाथ, ये पुरुष का सीधा हाथ और ये पुरुष का उल्टा हाथ। यदि महिला की कुंडली है तो अब हमें क्या करना है, हमें सूर्य को शिफ्ट इस वाले हाउस में नहीं करना है,
ये वाला हाउस में पहुंच के तो फिर ये शत्रु के भाव में हो जाएगा। देख, दो ऑप्शन है यहाँ पे। सूर्य की जो सबसे अच्छी प्लेसमेंट होती है या तो थर्ड हाउस में होती है या फिर 11th हाउस में होती है, जहाँ पे सूर्य कभी नेगेटिव प्रभाव नहीं देता। क्यों नहीं देता? जब हम थर्ड हाउस के 11th हाउस की बात करेंगे तो उसकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन थर्ड हाउस में और 11th हाउस में ये कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देता। लेकिन हमें एक विशेष ये ध्यान रखना है कि 11th हाउस में तो हमें नहीं पहुंचाना है, क्योंकि यहाँ पर मेष लग्न में शनि की राशि है और शनि और सूर्य आपस में प्रबल शत्रु हैं, परस्पर शत्रु हैं। सूर्य शनि का शत्रु और शनि सूर्य का शत्रु है। तो हमें 11th हाउस में नहीं पहुंचाना है, हमें पहुंचाना है थर्ड हाउस में। और थर्ड हाउस में कब पहुंचेगा? जब पुरुष इसको दाहिने हाथ में धारण करेगा, महिला इसको बाएं हाथ में धारण करेगी। तो सूर्य का ये भी एक अच्छा उपाय है। आवश्यकता नहीं है कि इसकी पावर बढ़ाने की, जाप करने की आवश्यकता नहीं है, इसके दान करने की आवश्यकता इस बात की है कि इसके पॉजिटिवली जैसा है वैसे ही इसकी पावर को मूव कर दिया जाए, इसकी एनर्जी का जो हॉरिजन है उसको चेंज किया जाए। तो दो उपाय हमने आपको बताए। थर्ड हाउस में बैठ के ये 9th हाउस पे भी दृष्टि देगा, अपने मित्र की भाव पे भी दृष्टि देने लगेगा, तो ये भाग्य के लिए भी पॉजिटिव होगा। अगर लग्न में अगर होता है यंत्र वगैरह पैदा तो थोड़ा सा और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन पंचम भाव और नवम भाव दोनों के सापेक्ष, ये नवम भाव के सापेक्ष ये पंचम भाव में स्थित होगा, पंचम भाव के सापेक्ष ये अपने से 9th हाउस में स्थित होगा, तो दोनों भावों के लिए पॉजिटिव वर्क करेगा। दशम भाव के लिए भी ये केंद्र में स्थित हो जाएगा, तो इसके हिसाब से भी ये पॉजिटिव फल करेगा। यहाँ भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी ये एक सस्ता उपाय है, इसलिए किया जा सकता है, लेकिन अगर परमानेंट की बात करें तो कोशिश करना चाहिए लग्न में पहुँचाने की इसको। थर्ड हाउस में काम चला सकते हैं, थर्ड हाउस में भी पॉजिटिव फल देगा, अच्छा फल देगा, स्थिति को, आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत कर देगा। रविवार के दिन धारण करना होगा, इसमें कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती, लाल किताब का उपाय है और बड़ा वर्क करता है। हाथों में कड़ा पहनने का, कलाई में कड़ा पहनने वाला, तो शुद्ध गंगा जल से धो के और कच्चे दूध से धो के आप इसको रविवार के दिन धारण कर सकते हैं। डेफिनेटली है सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। तो आज हमने बात करी सूर्य की। नेक्स्ट जो आज हमने बात करी सूर्य 2nd हाउस में। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सूर्य जब 3rd हाउस में होगा तो क्या फल देगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।